उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत मुजफ्फरनगर फसादात मामले में इल्जामात का सामना कर रहे 3 बीजेपी लीडरों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए अदालत पहुंची है और इन लीडरों पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, हथियारों से लैस हुजूम जमा करने और मजहबी मुनाफरत को हवा देने के इल्जामात आयद हैं। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने जानकारी दी है कि केस को वापस लेने के लिए हुकूमत की जानिब से मुजफ्फरनगर की एडीजी अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं की है। ख्याल है कि 2013 में मुजफ्फरनगर फरकाना फसादात में 63 से ज्यादा अफराद मारे गए थे और हजारों बेघर हो गए थे। तो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के संबंध में एक मामला थाना सिखेड़ा पर पंजीकृत करा गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री संजीव बालियान, श्री भारतेंदु जी, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सुरेश राणा जी, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला वर्तमान में कोर्ट नंबर 5 में पेंडिंग है, जिसमें शासन स्तर से मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई की गई है। अभियोजन को यह पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसमें 321 की एप्लीकेशन हम लोगों ने कोर्ट नंबर 5 में मूव की है। उस पर कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। जो भी भविष्य में इस पर एक्शन होगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। इस मामले पर रियासती वजीर सुरेश राणा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 2013 में सरकार में बैठे लोगों के द्वारा बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ, किसान भाइयों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए थे और निश्चित रूप से वो मुकदमे झूठे मुकदमे और निर्दोष लोगों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत किए गए मुकदमे थे। मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े मुकदमा वापस लेने के मामले में बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला का कहना है कि जानबूझकर उस वक्त की सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक पक्षी तरीके से सरकार ने काम किया था और द्वेषपूर्ण मुकदमे कायम किए थे और उस समय कई लोगों के ऊपर एनएसए भी लगाया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको नल एंड वाइट घोषित किया था। और किसी भी मुकदमे को वापस लेने की एक विहित प्रक्रिया है, उस आधार पर मुकदमे वापस लिए जाते हैं, उसका परीक्षण होता है और निश्चित रूप से अगर किसी सरकार में कोई द्वेषपूर्ण मुकदमे कायम हुए हैं, राजनीतिक कारणों से कायम हुए हैं, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए और उसी आधार पर ये अर्जी मुजफ्फरनगर के कोर्ट में डाली गई है। इलाहाबाद में पुलिस एनकाउंटर का मामला सामने आया है। जिले के सोराव थाने के तहत आने वाले फाफामऊ इलाके में फरार चल रहे बदमाश राजा बाबू को तसादुम के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अलसुबह इलाके में राजा बाबू के छुपे होने की इतला मिली थी। इतला के बाद पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया। पुलिस की तरफ से घेर लिए जाने पर राजा बाबू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राजा बाबू जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक राजा बाबू पर शहर के मुख्तलिफ थानों में 12 से ज्यादा संगीन किस्म के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता 16 दिसंबर को मनीष नाम के शख्स के कत्ल की वारदात में भी राजा बाबू मुलविस था। आज थाना सोराव क्षेत्र के अंतर्गत फाफामऊ चौकी के अंतर्गत एक वांछित अपराधी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस द्वारा जब अपराधी के विरुद्ध दबिश दी गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में अपराधी को गोली लगी है। अपराधी का नाम राजा बाबू है, जिसके विरुद्ध कुल 9 मुकदमे हैं अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत। 16 तारीख की एक घटना के बारे में भी उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, जिसमें उसने एक व्यक्ति मनीष की हत्या की बात स्वीकार की है। मौके से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इलाहाबाद के मुस्लिम इलाकों में योगी हुकूमत की तरफ से जारी इन्हदामी कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत ने अब यह वाज़ेह कर दिया कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हुकूमत की ताज़ा कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के निहायत करीबी तस्वुर किए जाने वाले आबिद प्रधान का मकान मुनहदिम कर दिया गया। आबिद प्रधान को शहर की एक अहम सियासी शख्सियत तस्वुर किया जाता है। बिमरौली इलाके में वाक़े तकरीबन 700 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल आबिद प्रधान के आलीशान मकान को जेसीबी मशीनों के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। मकामी इंतजामिया का कहना है कि आबिद प्रधान साबिक एमएलए राजूपाल के कत्ल के मुलजमीन में शामिल हैं और उनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 4 माह से जारी इन्हदामी कार्रवाई में अब तक 36 मकानों और तिजारती कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम किया जा चुका है। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों को कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सभी एजेंसीज इन अपराधियों को अपने अधिनियमों में कार्रवाई कर रही हैं। आज जनपद प्रयागराज में ये 36वीं 36
कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी आरोपी प्रधान का अवैध निर्माण है, यति गैंग का सक्रिय सदस्य है, हिस्ट्री शीटर है, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा डिमोलिश करवाया जा ररहा है और यदि समय उपलब्ध होगा इसके उपरांत तो एक और कुख्यात अपराधी यति गैंग का सदस्य उसका भी मकान ध्वस्त आज ही करा दिया जाएगा, जो कि 37वीं कार्रवाई होगी इसके उपरांत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रुकन जफर याब जिलानी ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि अयोध्या में नए मकाम पर मस्जिद की तामीर गैर शरई है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ शरीयत बल्कि वक्फ कानून के भी खिलाफ है। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा है रेस्टिट्यूशन का है। काहे का रेस्टिट्यूशन? जो चीज़ डिमोलिश हो गई उसी का रेस्टिट्यूशन तो होता है। तो हम कब कह रहे हैं कि भाई उसकी लैंग्वेज में जाएं पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद, और उसमें ये लिखा कि साहब हम मस्जिद के बदले में कोई दूसरी ज़मीन नहीं ले सकते। ये ना हमारी शरीयत में से गुंजाइश है ना वक्फ़ में से गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू खारिज कर दिया। तो ये तो उनका अपना एक कंसेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डायरेक्शन नहीं दिया था मुसलमानों को या वक्फ बोर्ड को कि आप ज़मीन लो और उसमें मस्जिद बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड का स्टैंड तो बज़ाहिर उस वक्त से एक ही है कि शरीयत में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मस्जिद के बदले में ज़मीन ले ली जाए। तो जब ज़मीन लेने की गुंजाइश नहीं तो उस पर मस्जिद बनाने की गुंजाइश कहाँ है? कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे मुल्क में जहां हलचल है और बेसब्री से इंतजार है, वहीं इस ताल्लुक से कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। रज़ा एकेडमी मुंबई के बयान के बाद उलमा दीन के जरिए इस पर मुसलसल गौर व फिक्र किया जा रहा है। कानपुर के शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस ने भी इस पर अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वैक्सीन के इस्तेमाल को दुरुस्त बताया है। तरफ पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार है, तो वहीं सरकार ने अब ये बयान जारी कर दिया है कि वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तरफ ये बहस भी शुरू हो गई है कि इसमें कुछ नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक ख़ास तबके और मुस्लिम समुदाय में सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शहर काजी कानपुर साहब और जमीयत उलमा के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से ये अफवाहें हैं या खबरें हैं उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, इस सिलसिले में जो बातें सामने आ रही हैं इसका कोई अभी मतलब वजूद नहीं है। वजूद नहीं का मतलब ये है कि कोई चीज़ें खुल के आई नहीं है सामने, और गैर मुसद्दिक़ा तौर पर लोग अगर कहते हैं कि साहब इसमें ये मिला ये मिला ये मिला, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जहाँ पर हमने कोरोना के आने के बाद से गवर्नमेंट का मुकम्मल ताउन किया, उसकी गाइडलाइन की पाबंदी की, मसाजिद में नमाज और दीगर चीज़ों का भी हमने पाबंदी की और करवाई, तो हमें गवर्नमेंट पर पूरा इस बात का जो है भरोसा रखना पड़ेगा कि उसने जो जद्दोजहद कोशिश हम लोगों के साथ मिलकर की है और कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई मिल कर के लड़ी है, कोई तनहा किसी ने नहीं लड़ी है। तो उससे कामयाबी मिलते मिलते यहाँ तक अब गाड़ी आई कि काफ़ी हद तक काबू हमारे मुल्क का निज़ाम कोरोना के लाइन से आ गया है। वैक्सीन जो आ रही है, अभी मुफ्तियान किराम ने का कोई इस तरह का फतवा नहीं आया है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली फसादात के दौरान राष्ट्रगीत गाने पर मजबूर करने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया हुक्म। क्राइम ब्रांच को बताना होगा इस मामले में जांच कहां तक पहुंची। एक अर्जी की समाअत करते हुए जारी किया नोटिस। अर्जी में एसआईटी से जांच कराने की अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली फसादात के दौरान राष्ट्रगीत गाने पर मजबूर करने का मामला, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और क्राइम ब्रांच को वो बताना होगा कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची। एक अर्जी की समाअत करते हुए जारी किया गया है नोटिस। अर्जी में एसआईटी से जांच कराने की अपील भी की गई है। इस वक्त सुशील हमारे साथ जुड़ चुके मजीद जानकारी के लिए। सुशील, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राष्ट्रगीत मजबूरन जो है गवाया गया था, इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, एक्चुअली ये पूरा जो मामला है वो दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें फरवरी में जो हिंसा हुई थी उस दौरान ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जो मृतक की मां है उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में जो राष्ट्रगान गाने का दबाव उनके बच्चे पर बनाया गया है और उसी दबाव की वजह से उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने एक एसआईटी के गठन की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, लिहाजा इस पूरे मामले में जांच की आवश्यकता है। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस
कि क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस पूरे मामले में जांच की स्थिति कहां तक पहुंची, क्योंकि इस पूरे मामले की जो घटना है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं याचिकाकर्ता के द्वारा वो बेहद गंभीर हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से ये जवाब तलब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि पीड़िता की तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने नेगलेंस किया है, जांच ठीक से नहीं की है, लिहाजा एक SIT का गठन किया जाए हाईकोर्ट की निगरानी में और ये पता लगाया जाए कि किस तरह उनके बच्चे को पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि वो राष्ट्रगान गाए और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट इतना गंभीर हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना बेहद अहम होगा कि जब क्राइम ब्रांच अपनी स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करेगी और जब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बहरहाल 1 फरवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा की जाएगी। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, सुशील बता रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली फसादात के दौरान राष्ट्रगीत गाने पर मजबूर करने का मामला है, जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना है। अदालत ने इसको हुक्म दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो क्राइम ब्रांच को बताना होगा कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची। इस अर्जी की समाअत करते हुए जारी किया गया है नोटिस और अर्जी में SIT से जांच कराने की अपील भी की गई है। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें, आपने देखा होगा काफी सुर्खियों में रहा ये मामला। दिल्ली फसादात के दौरान पुलिस की तरफ से काफी मारपीट की गई और राष्ट्रगीत गाने पर मजबूर भी किया गया था। काफी वीडियो वायरल हुए थे इसके। इसी सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट अब इस पूरे मामले पर दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। क्राइम ब्रांच को बताना होगा कि इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है। तो अर्जी में SIT से जांच कराने की अपील भी की गई है। अब पुलिस को अपनी कार्रवाई बतानी है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है इस पूरे मामले को लेकर। तो दिल्ली फसादात के दौरान आपने देखा होगा कि जमीन पर तड़पते हुए नौजवान जिन्हें पुलिस ने मारपीट की थी, राष्ट्रगीत गाने पर मजबूर किया गया था, काफी लाठीचार्ज हुआ जिसमें एक की मौत हो गई थी। और इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि इस पूरे मामले पर कहां तक कार्रवाई हुई है। आइए खुर्रम हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ गए, हमारे नुमाइंदे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। खुर्रम, दिल्ली फसादात हुए काफी वक्त निकला है और काफी वीडियो वायरल हुए थे नौजवानों के, राष्ट्रगीत गाने पर पुलिस ने मजबूर किया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लिया है और इसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। बिल्कुल जिलानी, देखिए दरअसल ये मामला 24 फरवरी का है। जब दिल्ली में फसाद शुरू हुआ था तो बिल्कुल 24 तारीख की सुबह का ही ये मामला है। और उस दिन पिटाई हुई थी 5 नौजवानों की, उनमें से फैजान नाम का जो लड़का था उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 24 को पिटाई हुई और 25 तारीख की रात 1 बजे उसकी वालिदा के सुपुर्द किया गया फैजान को। और उसके बाद 26 तारीख को अरविंद अस्पताल ले जाया गया और रात में 11 बजे फैजान की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में हालांकि मौजपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका कौन लोग थे, कौन से पुलिस वाले थे, कौन से सिक्योरिटी एहलकार थे। इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ये मामला जब दिल्ली असेंबली की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी में 22 सितंबर के आसपास जब ये मामला आया था तो दिल्ली के अफसरान का ये कहना था, दिल्ली सरकार के अफसरान का ये कहना था कि ये मामला हमारे इल्म में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं हुई। और अब क्योंकि सीधे तौर पे इस पूरे वायरल वीडियो को बुनियाद बना करके अदालत में गए तो अदालत ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जिला जी, तो अभी इसमें यह भी अर्जी की गई कि SIT के जरिए जांच करने की अपील भी की गई है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से जिस तरह से कहने की लापरवाही हुई है, मामला ही उनकी नॉलेज में नहीं है। अब कोर्ट को खुद जो है एक तरह से ये नोटिस देनी पड़ी पुलिस को। देखिए मामला पुलिस की नॉलेज में भी है, दिल्ली सरकार की नॉलेज में है, क्योंकि फैजान की जब मौत हुई है तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजा दिल्ली हुकूमत की तरफ से दिया गया है। और जो दूसरे इसमें है, रफीक है और दूसरे कई लोग हैं, कई नौजवान हैं, उनको भी उनकी चोटों के लिए मुआवजा दिया गया। इस मामले में अभी तक
पुलिस वाले कौन है, किसने सारी कार्रवाई की, ये तक अभी सरकार नहीं बता पाई है। क्योंकि इस पूरे मामले की जांच उस तरीके से एफआईआर और उस शनाख्त जो होनी है, क्योंकि उस वायरल वीडियो में नौजवान तो दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस वाले कौन थे, उनका आइडेंटिफिकेशन होना ये इम्पोर्टेंट बात है। और वो तभी होगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच उस तरीके से नहीं हुई है। और अगर देखा जाए तो इस पूरे मिशन की टीम भी गई थी और उन्होंने इस पूरे मामले में कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और कई जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इस मामले में आगे आए थे, जैसे वृंदा ग्रोवर जो वकील हैं वो भी इस मामले में आगे आई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब तक वो जांच नहीं हुई। यही वजह है एसआईटी बनाकर के जांच करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अगर देखें तो 3 एसआईटी देहली फसादात की जांच कर रही है, अलग अलग मामलों में। एक साजिश को लेकर के जांच कर रही है और 2 जो है 2 एसआईटी हैं वो दिल्ली फसादात से मुतालिक जो मामले हैं, जो 700 के करीब एफआईआर है, उन तमाम मामलों की जांच कर रही हैं। ऐसे जांच तो चल रही है, लेकिन अब इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट क्योंकि अदालत ने मांगी है, तो देखना ये होगा कि किस तरह का जवाब दिल्ली पुलिस की तरफ से आता है। हालांकि अगर दिल्ली असेंबली वेलफेयर कमेटी ने जब इस मामले में कार्रवाई की बात की और एफआईआर की कॉपी तक मांगी गई है, तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी असेंबली की कमेटी को नहीं दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में अब कुछ कार्रवाई जरूर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरम इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले पर नोटिस जारी किया है। कहां तक मामला पहुंचा, क्या कुछ कार्रवाई है, अब पुलिस को अदालत में सारी सफाई देनी है। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें सदी दरवाजे पर बाकायदा कैंप लगाकर तलबा की जानिब से ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। सर्दी के इस मौसम में गर्म कपड़ों की ज़रूरत को मलहूज़ रखते हुए तलबा ने यह मुहिम शुरू की है, जिसमें ज़रूरतमंद अफराद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कपड़े खुद मुंतखब करके ले जा रहे हैं। वहीं लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने गैर ज़रूरी कपड़ों को यहाँ आकर अतिया करें। यह प्रोग्राम तलबा लीडर फरहान जुबैरी और उनकी टीम के जरिए शुरू किया गया है। मोहम्मद शकील क्यों आए थे यहाँ पर? ये कपड़े बटे हुए हैं, इनके कपड़े लेने आए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। कौन बांट रहा है कपड़े यहाँ पर? ये स्टूडेंट। आपने क्या लिया यहाँ से? ये पैंट और ये जैकेट और ये। क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। कहाँ रहते हो? जमालपुर। क्रिसमस और नए साल को लेकर हुकूमत की जानिब से मिली गाइडलाइन के बाद अलीगढ़ में खाने के मिलावटी सामान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। आज तालानगर इलाके में ज़ाब्तों के खिलाफ चल रही एक बेकरी को बंद करने के साथ ही 5 क्विंटल नमकीन भी जब्त किया गया। अलीगढ़ के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर सैयद इबादुल्लाह ने मुहिम के बारे में जानकारी दी। क्रिसमस और नववर्ष पर्व को दृष्टिगत शासन ने निर्देशित किया था और उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ ने विभाग को निर्देशित किया था, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को पूरे जनपद में केक, नमकीन, बिस्किट या जो भी खाद्य सामग्रियां उपभोग में लाई जाती हैं, इन पर्वों के दृष्टिगत उन पर कार्रवाई की गई है। आज अलीगढ़ में तालानगरी में बेकरी की एक अवैध निर्माण इकाई पाई गई, जहां से केक और उसमें प्रयुक्त होने वाले रंग का नमूना संग्रहित किया गया है और फैक्ट्री चूंकि अवैध रूप से थी, इसलिए तत्काल प्रभाव से उसको बंद करवाई गई। नमकीन के नमूने भी तालानगरी की निर्माण इकाई से लिए गए, उसमें प्रयुक्त होने वाले मसालों का नमूना संग्रहित किया गया और सभी नमूनों को तत्काल जांच हेतु लखनऊ प्रयोगशाला भेजित किया गया है। ये करीब 5 क्विंटल के आसपास था यहाँ पर, जिसमें से कि नमूने संग्रहित किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामयाब प्रोग्राम के बाद भी एएमयू इंतजामिया को सुकून नहीं मिला है। अब लीग बिरादरी सोशल मीडिया पर एएमयू इंतजामिया को तनकीद का निशाना बना रही है। उनका कहना है कि सदी तकरीब के मौके पर बनाए गए होर्डिंग और बैनर से बानी दरगाह सर सैयद अहमद खान की तस्वीर को दूर रखा गया। वहीं एएमयू के लोगो और झंडे को भी तरजीह न देते हुए भगवा रंग को बढ़ावा दिया गया है। तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर सैयद मसूद उल हसन ने वाइस चांसलर पर इल्ज़ाम आयद किया है। वहीं एएमयू के तर्जमान प्रोफेसर शाफिक कुतबाई ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वजाहत पेश की है। साला जश्न में जो बैनर छपवाए गए, जो पोस्टर बनवाए गए, उस पर ना सर सैयद की फोटो थी, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झंडे के 3 रंग थे, ना हमारे मोनोग्राम को ही कोई इज्जत बख्शी गई थी। उस बैनर के ऊपर जो कि भगवा बैनर बना दिया गया था और इंतजामिया ने चापलूसी की हद कर दी,
कि उस पर सर सैयद का फोटो भी नहीं लगाया गया। यहां तक कि जो लोगो हमारे हरे रंग में हुआ करता है, लोगों का रंग हमारा हरा था, उस हरे रंग को भी भगवे रंग में तब्दील कर दिया गया। इतनी चापलूसी करी गई कि शर्म से पानी पानी हो गया। जहाँ तक इस तकरीब का सवाल, इस सिलसिले में ज़रूर कुछ लोग कुछ बातें कही जा रही हैं, तो उसमें 2-3 बातों की वजाहत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी का जो मोनोग्राम है, उस सिलसिले में यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 7-8 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जो यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम है, जिसमें कुरान शरीफ की एक आयत अल्लमल इंसान मालम यालम लिखी हुई, बहुत पुराना है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये कहा था कि ये जो जैसे पैड हैं या बैनर हैं या ऐसी जगह जहाँ जो कुछ दिन के बाद वो बेकार हो जाए, और बैनर और पोस्टर या जो राइटिंग पैड है, इस पर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कुरान शरीफ की ज़ाहिर बेहुरमती होती है कि लोग उसका एहतियात नहीं करते, कभी ज़मीन में पड़ा रहता है, कभी रद्दी में फेंका जाता है। तो ऐसे सिलसिले में कहा गया था कि डिग्री पर, यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां हैं और जहां इस तरह इस किस्म की बेहुरमती का अंदेशा नहीं, वहां तो वही अल्लमल इंसान मालम यालम वाला पूरा मोनोग्राम इस्तेमाल किया जाए। मगर इस तरह की, जैसे मैंने बताया, मोनोग्राम है या बैनर है या लेटर पैड है, इस पे जो मोनोग्राम इस्तेमाल किया जाए यूनिवर्सिटी का, उसमें कुरान शरीफ की आयत की जगह 6 तारों 6 स्टार यूज़ किए जाएँ, तो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ तक सर सैयद की अजमत का सवाल है, सर सैयद की अहमियत का सवाल है, उससे सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। वाइस जो वज़ीर-ए-आज़म की 35 मिनट का स्पीच थी, उसमें 3-4 बार उन्होंने सर सैयद का नाम लिया, बल्कि उनके इक़्तिबासात भी पढ़ के सुनाए। और वाइस चांसलर साहब ने अपनी तकरीर में सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश किया। उनकी जो ज़ाहिर है, हम लोग सब आज जो अलीगढ़ में हैं या मुसलमानों की जितनी तालीमी तरक्की हुई है, उसमें सर सैयद का ही, हम लोग सब सर के रहीने मिन्नत है। मुल्क अभी तक कोरोना से ठीक नहीं हो सका है कि महकमे सेहत भी कोरोना के नए तनाव की वजह से चौकस हो गया है। बरतानिया से उत्तर प्रदेश में मुसाफिरों की वापसी के सबब कोरोना के नए तनाव के बारे में रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में हुकूमती सतह से एक रहनुमा उसूल भी जारी किया गया है। हुकूमत ने महकमे सेहत को हिदायत की है कि वो बरतानिया के सफर से वापस आने वालों की तहकीकात करे और निगरानी करे। द्रास के लापता बीआरओ इंजीनियर सुभान अली के वालिद और भाई ने पीओके से दस्तयाब हुई एक लाश का डीएनए टेस्ट कराने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। वाज़ेह के गुज़श्ता जून में सुभान अली एक हादसे का शिकार हुए थे और उनकी गाड़ी द्रास नदी में गिर गई थी। हालांकि उस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई की गई, तहम सुभान अली का कोई पता नहीं चल सका था। अब चूंकि स्कुर्दू पीओके में नदी से एक लाश बरामद हुई है, तो सुभान के घर वालों ने लाश का डीएनए कराने के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की। महीना हो जाएगा मेरे लड़के को दुर्घटना होते हुए, अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, ना जिंदा का, ना मुर्दा का, ना किसी प्रकार का, कुछ भी पता नहीं है। गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे लड़के का डीएनए रिपोर्ट आ जाए। जो पाकिस्तान में बॉडी मिली थी 27 जून को, उसी का रिपोर्ट यहाँ पर पाकिस्तान वालों ने 2 महीने में भेज दिया। खाना खाने बैठता हूँ तो लगता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो आप लोगों से गुजारिश है, सरकार, खासकर सरकार से, कि मेरे बच्चे का डीएनए रिपोर्ट जल्दी दे दीजिए। कुछ नहीं कहना चाहता। CFS चंडीगढ़ के डायरेक्टर से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और डिफेंस मिनिस्ट्री से और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें खबर तो दो कि भाई हमारा कहाँ है, किस हाल में है। अगर आपके पास डीएनए रिपोर्ट, डीएनए सैंपल इतने दिन पहले पाकिस्तान से आया हुआ है, जो उसका कम से कम जांच करिए, वो है नहीं है, कम से कम वो तो पता चले, उसकी जल्दी से जल्दी करिए वो रिपोर्ट। आप इतना स्लो क्यों है प्रोसेस? जो रिसोर्सेज थे वो भी सब एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, और बस एक जान बची है, चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन कम से कम भाई का कुछ पता चल जाए मेरे भाई का। और अब बिहार की हेडलाइंस।